हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैं आपको पीवाईक्यू अभी कराऊंगा और मेरा ये मोटो है कि मैं आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू कराऊं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर है, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, हम मतलब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है और उसके पीवाईक्यू को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू को सॉल्व करने से पहले ना उसमें कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे, कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली आप लोग पढ़े ही होंगे, आपको जानकारी होगा। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं इस चैप्टर पे या फिजिक्स के जो 14 चैप्टर हैं क्लास 12th के, ठीक है, उस पे मैं प्रॉपरली मैं उस पे वन शॉट थ्योरी, कंसेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी चूंकि समय की मांग ये है कि हम लोग मैक्सिमम जो एफर्ट है वो कहां पर करें, मैक्सिमम एफर्ट हमारा रहेगा कहां पर, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने पे, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल में भी अभी इस समय मैं मेन मोटो जो मेरा है, मेन जो प्रयास है मेरा, वो किस पे है, पीवाईक्यू पे है। अब पीवाईक्यू भी कैसा, मतलब कहीं से कहीं उठा करके नहीं कराऊंगा, चैप्टर वाइज कराऊंगा। तो पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूंगा, उसकी पीवाईक्यू खत्म हो जाएंगे, फिर मैं जो सेकंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस है, मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ समझ लेते हैं पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या समझना है, कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आप समझे होंगे, थ्योरी भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूं कौन कौन सा फार्मूला भाई यूज होगा। देखिए फार्मूला में जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फार्मूला है वो यूज होना है, दैट इज द क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, पहला। दूसरा क्या यूज होगा, जैसे कुलाम सला हो गया, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर यूज होगा। थर्ड क्या यूज होगा, थर्ड आपका फार्मूला यूज होगा, अभी जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो मैं क्या क्या फार्मूला यूज होना है मैं वो आपको समझा रहा हूं। उसके बाद थर्ड हमारा क्या क्या यूज होगा, दैट इज एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 इक्वल टू के, दैट इज एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्थ क्या यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपान दैट इज क्यू नॉट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। 5, जैसे मान लीजिए अगर डायपोल है, ठीक है, हाँ डायपोल है, तो डायपोल में जो डायपोल मोमेंट हो गया आपका, दैट इज क्यू इंटू 2a हो गया। 6 में आपका क्या हो जाएगा, ई। हम अगर एक्सियल की बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान आर क्यू हो गया। 7 की बात करेंगे तो ई इक्वाटोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज p अपान आर क्यू, है ना। ड्यू टू डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ना, एक्सियल कंडीशन दिया हुआ है, इक्वाटोरियल कंडीशन दिया हुआ है। 8वां टाउ इक्वल टू p क्रॉस e, दैट इज p साइन थीटा। 9वां कौन सा होगा, दैट इज u इक्वल टू p cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ठीक है ना। इसी में ना और u इक्वल टू माइनस p डॉट e, ठीक है। 10वां और क्या, यहां एंड होगा, इसको एंड कर लेते हैं, ठीक है, एंड ना, एंड आपने इसके बारे में पढ़ा होगा 10th में, जैसे e इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 r हो गया, ठीक है। 11th फाई इक्वल टू q अपान एप्सिलॉन 0 हो गया। 12 फाई e इक्वल टू e वेक्टर डॉट ds वेक्टर हो गया, इंटीग्रेशन, ठीक है। यही सब फार्मूला यूज होंगे। और एक प्लेन शीट वाला है ना, 13 इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो ये इतने फार्मूला यूज होंगे। पीवाईक्यू जब अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, ये जितने फार्मूला है इनका हम लोग को वहां पर उसका यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, आप थ्योरी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, और जैसे ही आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा उसके बाद मैं इस चैप्टर पे 14 चैप्टर जो फिजिक्स के हैं उस पे थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ वन शॉट न्यूमेरिकल इंक्लूड एवरीथिंग इंक्लूड मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा मेन मोटो है कि परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम के रिगार्डिंग इस समय मैं आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व कराने का प्रयास करूं, उसमें भी मैं पीवाईक्यू पे ज्यादा मेरा मेन फोकस है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी का भी आपको यूटिलाइजेशन करना है। आफ्टर डिस्कशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब पीवाईक्यू में ध्यान दीजिएगा ना। अब मैं चैप्टर वाइज समझाऊंगा आपको। एक ही चैप्टर से है, चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर नेम इज फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। Question है, two charges of minus q each are placed at the vertices A and B and of an equilateral triangle ABC, and if M is the midpoint of AB, the net electric field at C will point along। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए समझिएगा। Two charges minus q each are placed at the vertices of A and B of an equilateral triangle, मतलब पहले ट्रायंगल की बात आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए, पहला काम हमारा काम है, ये है भाई कि हम एक ट्रायंगल बना ले। चलिए, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये रहा आपके सामने भैया एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ट्रायंगल बनाने के बाद वो कह रहा है कि माइनस क्यू ईच आर टू चार्जेस, दो चार्ज है, माइनस क्यू है। ठीक है, एट द वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मान लेते हैं कि उसका जो एक वर्टेक्स है ए है, दूसरा बी है और ये वाला सी है। यहां पर एक माइनस क्यू रखा हुआ है, यहां पर माइनस क्यू क्या है, यहां पर क्या रखा हुआ है, यहां पर भी क्या है, माइनस क्यू रखा हुआ है। चलिए, ये भी ठीक है। और क्या कह रहे हैं, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द एबी। एबी का जो मिड पॉइंट है दैट इज द क्या है भैया, ये आपका एम है। चलिए, ये भी ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस लाइन को मिला देते हैं। चलिए, ये भी ठीक है, मिल गया भाई। एबी का मिड पॉइंट क्या है, एम है। चलिए, अब वो कह रहा है कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सी विल पॉइंट अलोंग ना, मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा ना। तो आप एक बात समझिएगा कि जैसे माइनस क्यू है, यहां पर भी माइनस क्यू है, और आपको पता है कि अगर प्लस क्यू होता, अगर यहां पर प्लस क्यू होता तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो निकलती है वो आउटवर्ड। ठीक है, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अगर ये मान लीजिए क्या है, ये क्या है आपका माइनस क्यू है, तो प्लस क्यू अगर है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया किधर हो गया, बाहर की तरफ, आउटवर्ड हो गया। ठीक है, यहां माइनस क्यू है तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ। तो मान लेते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E1, इसका कितना हो गया, E2। तो मुझे क्या मिल गया यहां पर, देखिए मुझे ये मिल गया, मुझे क्या मिल गया, मुझे मिला कि दैट इज एक मिल गया मुझे ऐसे और एक मिल गया मुझे ऐसे। तो एक मिल गया मुझे ये वाला क्या, E1 मिल गया, और ये वाला पार्ट मुझे क्या मिल गया, E2 मिल गया। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कहां जाएगा, इनके बीच में से होकर के जाएगा, और इनके बीच से होकर जाएगा, मतलब अलोंग CM। आप समझ गए होंगे, अलोंग CM। मैं फिर से कह रहा हूं, एक ट्रायंगल की बात थी, ठीक है, ट्रायंगल का नाम मैंने क्या दे दिया, ABC। ठीक है, A और B वर्टेक्स पे दोनों चार्ज को रख दिया मैंने, माइनस क्यू को, माइनस क्यू को। ठीक है, प्लस क्यू होता तो किधर होता, बाहर की तरफ होता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता।
यहां पर क्या है, अंदर माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, अंदर की तरफ हो गया। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो मुझे किधर मिलेगा, C/M मिलेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड C विल पॉइंट अलोंग, दैट इज CM। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके कुछ ऑप्शंस भी है, 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हुए हैं, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और सॉल्व करा दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, इसमें था कि CM होगा कि BM होगा, ठीक है, इस टाइप का था। तो यहाँ पर CM जो है इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद अब आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द 2 वर्टिसेस A and B ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड L। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड वर्टेक्स P is E, ये भी ठीक है। इफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ अ रेडियस L/4 is placed at P, the magnitude of the electric field at the point P now becomes, ना ये बहुत ज्यादा इसमें आपको नहीं करना है, मतलब माथा पच्ची वाला सिस्टम नहीं है। इसमें आप सिंपल से एक बात समझिए कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज और ट्राइंगल की बात कर दिया है, तो पहला काम एक ट्राइंगल बनाइए। जब वो ट्राइंगल की बात कर दिया तो पहला काम एक ट्राइंगल बनाइए। चलिए हमने फिर ट्राइंगल बना लिया, ओके नाइस ट्रायंगल, चलिए अच्छी बात है। क्या नाम दिया भैया हमने, 2 वर्टिसेस A and B ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड L। ठीक है, तो काम करते हैं, और यहां पर क्या कह रहा है, और P is E ना, तो काम कर लेते हैं। ट्रायंगल जो है ये काम करते हैं, क्या है ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है क्या, हाँ थर्ड वर्टेक्स का नाम P है ना, तो ABP हो गया ना एक तरह से, तो AB ये हो गया, अब P इसको मान लेते हैं। चलिए ठीक है, अब यहां पर क्या है समझिएगा कि जैसे एट द 2 वर्टिसेस एंड B ऑफ इक्वल ट्रायंगल ऑफ साइड L, मतलब ये हुआ कि जो इसका जो साइड है, ठीक है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द 2 वर्टिसेस A and B ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, मतलब इसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो कितना है, L है, A भी L है, A भी L है, A भी L है। चलिए ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड वर्टेक्स P is E। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है थर्ड वर्टेक्स P पे वो कितना है भैया, E है, क्योंकि इस दोनों वर्टेक्स पे क्या रखे गए हैं, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं, दैट इज मान लेते हैं Q। चलिए ये भी ठीक है। इफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस L/4 इज प्लेस्ड एट द P, मतलब यहां पर क्या रखा गया, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस L/4 रखा गया है, मतलब यहां पर क्या रखा गया है, यहां पर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रखा गया है। तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रखा गया है, और यहां पर क्या कह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P नाउ बिकम्स, मतलब यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर क्या रखा गया है, यहां पर एक जैसे मान लीजिए एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रखा गया है, ठीक है ना, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रखा गया है। ठीक, अब वो पूछ क्या रहा है, इसके सेंटर पे पूछ रहा है, पॉइंट P पे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो आपको जानकारी एक बात होगा कि इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द सेंटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो यहां पर आपको मैं फिर से एक बार समझाना चाहूंगा कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द 2 वर्टिसेस A and B, तो A and B 2 वर्टेक्स हो गए, इन पे 2 आइडेंटिकल चार्ज रख दिए गए। यही चार्ज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं, दो चार्ज हो गए, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने ये कह दिया द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड वर्टेक्स P is E, यहाँ पर E कह दिया। अब इफ अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस L/4, मतलब इसका जो रेडियस है वो कितना है, L/4 है, तो वो कह रहा है कि प्लेस्ड एट P, कहां पर रखा गया, P पे रखा गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P नाउ बिकम्स, तो यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इनसाइड द कंडक्टर इंक्लूडिंग सेंटर ना, सेंटर भी उस पर इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग सेंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर जो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
आपको E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये E इक्वल टू 0 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन थे, उसमें भी E इक्वल टू कुछ दिया था, E इक्वल टू कुछ दिया था, 0 दिया था, तो 0 को ही आपको टिक कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि ए चार्ज क्यू इज फिक्स्ड इन द पोजीशन एंड अदर चार्ज दैट इज अ क्यू ना, ये क्यू है, ध्यान दीजिएगा, एक क्यू इज ब्रॉट नियर चार्ज क्यू एंड released from rest. Which of the following graphs is the correct representation of the acceleration of the charge q as a function of its distance r from a charge q? देखिए एक चार्ज है q, चलिए फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है। Another charge q is brought near charge, कोई दूसरा चार्ज जो है इसके नजदीक लेके आया जाता है और दूसरे चार्ज का नाम क्या है, स्मॉल क्यू। Which of the following graphs is correct? देखिए इसमें भी ना 4 ऑप्शन थे, तो इसके भी 4 ग्राफ दिए थे, उसमें से एक को टिक करना था। तो हमने ग्राफ नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए इसमें ये करना है आपको, समझिएगा, कह रहा है कि which of the following graphs is the correct representation of the acceleration of the charge q as a function of its distance r। मतलब देखिए यहाँ पर बात आ गई किसकी, ए की आ गई और किसकी बात आ गई, आर की बात आ गई। तो आपको एक बात का जानकारी होगा कि जब एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है। क्या लगेगा फोर्स, F इक्वल टू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज द क्यू एंड द क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए बात क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि जब फोर्स हमारा इतना हो गया, तो अब चूंकि एक्सेलरेशन की बात है, तो आप बताइए मुझे F इक्वल टू कितना होता है, m इंटू ए। तो ए इक्वल टू कितना होता है, दैट इज F अपॉन m। F कितना दिया है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और Q अपॉन आर स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, m हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहां से आपको क्या मिला, एक्सेलरेशन, और आर स्क्वायर में क्या मिला, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना, ए ऐसे 1 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ गया। और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए आपको एक इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसी फीलिंग आने लगेगी। तो उसके बाद जो इसका ग्राफ बनेगा, तो सपोज करिए अगर मैं बात लेकर के चलूं, अगर मैं बात करूं कि भाई ये एक्सीलरेशन हो गया या आपका आर हो गया, तो इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें ग्राफ दिया हुआ है, इससे पहला ए दिया था, सेकंड में आपका कुछ ऐसा दिया हुआ था, ये ऐसे दिया था, तो ये आपका ये वाला आंसर होगा। मतलब एक के बढ़ने के साथ साथ दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, एक के बढ़ने के साथ साथ दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसको थोड़ा और अच्छे से बना लीजिए, इसको इतना ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक, तो आशा करता हूं समझ गए होंगे आप। ठीक है, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगा। कंसीडर टू आइडेंटिकल डाइपोल्स D1 and D2 charges minus q and plus q of a dipole D1 are located at a 0, 0 and A0 and that of a dipole D2 at 0A and 0, 2A in xy plane respectively the net dipole moment of a system। ठीक है, तो मतलब देखिए ये बार बार जो आ रहा है ना, 0, 0 ओरिजिन हो गया, A0, 0, 2A, मतलब यहाँ xy प्लेन दिया भी है, ये रहा, आप xy प्लेन बना लीजिए, ये हो गया आपका। चलिए ये आपका मान लीजिए x एक्सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, और उसके बाद जो डाइपोल D1 है लोकेटेड एट 0, 0, तो ये आपका क्या हो गया, 0, 0 हो गया। A0 मतलब हो गया x पे A चलना है, y पे नहीं चलना है, तो मतलब यहां पर मान लेते हैं, यहां पर A0, चलिए ये भी हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या रखा गया है, माइनस क्यू, चलिए ठीक है, यहाँ क्या रखा गया है, प्लस क्यू रखा गया। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, ए हो गई। ठीक है, ये क्या बन गया, अपने आप में एक डाइपोल हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एंड दैट ऑफ डाइपोल D2 एट 0 एंड 0, 2A, तो मतलब एक माइनस क्यू जो रखा हुआ है 0A पे रखा है, तो 0A है, 0 यहाँ पर है, तो 0A मान लेते हैं, यहाँ पर है, ये 0A हो गया, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 0, 2A हो गया। एक चार्ज यहाँ कितना हो गया, माइनस क्यू, यहाँ पर कितना हो गया, प्लस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस A हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस A हो गया। ठीक है,
इसका डायपोल का नाम क्या दे दिया गया है, डायपोल का D1, इसका नाम क्या दिया गया है, D2, ये भी ठीक है। पूछ रहा है द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, मतलब डायपोल मोमेंट की बात आ गई। तो डायपोल मोमेंट पता है ना आपको, P इक्वल टू फार्मूला क्या लिखवाया था मैंने अभी आपको, Q इंटू 2A कर लिया, ठीक है। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ P D1 है तो यहाँ P1 कर लेते हैं, तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू 2A, ठीक है ना, Q इंटू 2A। तो 2A कितना हो जाएगा, देखिए 2A मतलब क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कितना है, A है, तो कितना हो जाएगा Q इंटू A। चूंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो P1 वेक्टर इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे Q इंटू A, और क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो I कैप। आपको पता है कि A वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ A वेक्टर दैट इज द n कैप यूनिट वेक्टर, ये आपको जानकारी है। तो यहां से हमको P1 इतना मिल गया, चलिए ठीक है, P1 मिल गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दैट इज द P2, ठीक है। तो P2 में क्या हो जाएगा, P2 में यहां पर देख लीजिए आप, यहां से लेके यहां तक लेंगे, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, A है। तो यहां पर P2 कितना मिलेगा हमको, Q इंटू A मिलेगा। अब y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P2 वेक्टर इक्वल टू दैट इज द Q इंटू A दैट इज द J कैप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम जब इसका निकालेंगे, नेट डायपोल सिस्टम निकालेंगे, तो दोनों वेक्टर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे P दैट इज द नेट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू, P1 कितना है, P1 कितना है, Q इंटू A I कैप प्लस Q इंटू A दैट इज अ J कैप। तो हमको जो P मिलेगा, जो नेट मिलेगा दैट इज कितना मिल जाएगा, Q इंटू A ब्रैकेट में I कैप प्लस J कैप। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना, ये कैसे हो गया, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। P1 वेक्टर में और P2 वेक्टर में, P1 का मतलब इससे डायपोल मोमेंट डायरेक्शन रिवर्स किधर होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। यहां माइनस से प्लस P1 वेक्टर, माइनस से प्लस P2 वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नेट डायपोल मोमेंट, तो P नेट अगर हम निकालेंगे, तो P नेट निकालने पे क्या हो जाता है हमारा, आपको जानकारी है इस बारे में, आप पढ़े होंगे। P नेट कैसे निकलेगा, आप एक फार्मूला पढ़े हैं ना, ये वाला पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ एडिशन कैसे होता है, ठीक है, ये आपको जानकारी है। तो उसी हिसाब से ये मतलब निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन पढ़े हुए हैं तो आपको जानकारी हो जाएगा कि हाँ P नेट इक्वल टू P1 प्लस P2 कहां से आया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे इसका जो रिजल्टेंट जाएगा कहां से जाएगा, यहां से जाएगा। तो रिजल्टेंट अगर यहां से जाएगा, तो अगर मैं इसी को लेकर के चलूं, मान लीजिए, तो यहां से यहां क्या हो गया, ये हो गया आपका P1, और ये क्या है P2, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो जो ए वाला होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज P1 प्लस P2 हो जाएगा, ठीक है, P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो P जो नेट आएगा वो क्या आएगा, P1 प्लस P2 आ जाएगा। ट्रायंगल ऑफ एडिशन से इसका यूज मत करिए, इसका यूज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है। जैसे ये फिर से बोल दे रहा हूं मैं आपको, ये आपका हो गया P1, ये हो गया P2, और ये हो गया रिजल्टेंट P नेट। तो यहां से अगर मैं ऐसे कर दूं, तो जितना ये होगा, मान लीजिए ये है, जैसे मान लीजिए ये कितना है, P2 है, तो ये भी क्या हो गया, P2 हो गया, और ये P1 हो गया, और ये P2 हो गया। तो ये वाला जो हो गया उसका नेट हो गया, क्या हो गया, P नेट हो गया। आप समझ गए होंगे कि P नेट इक्वल टू क्या हो गया, P1 प्लस P2, दैट्स द ट्रायंगल ऑफ एडिशन, जो है वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर मैं ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया, ठीक है, इस फार्मूला का भी आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। थोड़ा सा एक काम